गरीब सौतेली बेटी की शादी। ऋचा और कविता दोनों सौतेली बहनें हैं। कविता की मां आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता कमलेश ने दूसरी शादी की और कविता की सौतेली मां माया घर आ गई। वह घर आते ही सबसे पहले उसने पूरे घर को अपने कब्जे में ले लिया। माया कविता से पहले अपनी सगी बेटी ऋचा पर ज़्यादा ध्यान देती थी। एक दिन, मम्मी देखो नया सूट, शाम के फंक्शन में ये कैसा लगेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, रानी लगेगी बिल्कुल मेरी बेटी। माँ, वो कविता को क्या दोगी पहनने के लिए? वो भी तो हमारे साथ शादी में जा रही है। पहन लेगी कुछ भी जो उसका मन होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए भी नया सूट खरीदूं। वैसे भी तुम्हारे पापा का अब इतना काम बचा नहीं। मेरे लिए तुझे नया सूट लेकर देना जरूरी था। बहुत लोग आएंगे वहाँ, क्या पता कोई अमीर घर का लड़का तुझे पसंद कर ले। अरे माया, कभी कभी अपनी बड़ी बेटी कविता के बारे में भी सोच लिया करो। वो बेचारी भी तो शादी के लायक है। बस आ गए अपनी लाडली बेटी के बारे में चिंता करने। पता नहीं कौन सी मनहूस दिन थी मेरी जिंदगी में, जिस दिन तुम्हारे साथ शादी हुई। जब से आई हूँ एक ही नाम तुम्हारे मुंह पर चढ़ा हुआ है, कविता कविता। अरे तुम्हारी दूसरी बेटी ऋचा भी कुंवारी है, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके बारे में भी सोचा करो। एक मैं हूँ, पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को सूट दिलवाया है। शाम को चलना है ना तुझे, अब जाकर तैयारी कर लो। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे शादी में। ये तो मेरी सहेली शीला की बहुत बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें यह कार्ड दे दिया, वरना हम गरीब को इस शहर में पूछता ही कौन है, वो भी इतनी बड़ी शादी में। कमलेश को पता था माया का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसीलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम को जब सब लोग शादी के लिए तैयार होते हैं, ऋचा बहुत सुंदर सूट पहन करके तैयार होती है। कविता के पास कपड़े ही नहीं थे। अचानक कमलेश कविता के पास आता है। कविता बेटी, ये लो, ये तेरी माँ की साड़ी है। तू ये पहन कर तैयार हो जा। देख कितनी सुंदर साड़ी है, मेरी संदूक में रखी थी। मैं वही ढूंढ रहा था जो आज मुझे मिल गई। पिताजी, ये तो माँ की साड़ी है। ये तो बहुत सुंदर है। सचमुच पिताजी, बहुत सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आज आपने माँ की यह साड़ी देकर मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ बेटी, अब यह साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। देखना सबसे सुंदर लगेगी मेरी प्यारी बिटिया। कविता अपने माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सब लोग शादी में पहुँचते हैं। माया जानबूझकर ऋचा को ही आगे कर रही थी कि वहाँ लोग ऋचा को ही देखें। तभी एक बहुत बड़े परिवार के लड़के रुपेश की नज़र कविता पर पड़ती है। कविता बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वह लड़का उसके पास आया और उससे बातें करने लगा। हेलो, मेरा नाम रुपेश है, और आपका? जी, मेरा नाम कविता है। अच्छा नाम है आपका। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, वहाँ नाश्ता करते हैं, फिर डांस करेंगे। रुपेश को कविता से बातें करता देख माया वहाँ आती है और, कविता बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। इनके साथ ऋचा डांस कर लेगी। हाँ क्यों नहीं, प्लीज़। कमलेश ने कविता को तो बुलाया ही नहीं था। यह सब तो माया की चाल थी। थोड़ी देर बाद कविता फिर से वहाँ अकेली खड़ी थी। उधर ऋचा रुपेश के साथ डांस करने लगती है। रुपेश अभी भी कविता के तरफ ही देख रहा था। शायद उसे कविता पसंद आने लगी थी। रुपेश पूरी शादी में कविता से बात करने की कोशिश करता रहा, पर बार बार माया ऋचा को बीच में लाने लगी। पर रुपेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब कविता घर के काम कर रही थी तो अचानक कमलेश के साथ रुपेश और उसके माता पिता आ जाते हैं। माया, जाकर जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। हरी सिंह जी अपने बेटे रुपेश का रिश्ता हमारी कविता के लिए लेकर आए हैं। क्या? कविता के लिए रुपेश का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? कमलेश के मुंह से यह बात सुनकर माया चौंक जाती है। वहीं कविता तो घर के साफ सफाई में लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर ऋचा सोफे पर आराम से बैठी थी। सारा कुछ रुपेश और उसके माता पिता के सामने ही था। कविता बेटी, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। ऋचा बेटी,
जाओ जल्दी से अपनी दीदी को तैयार कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे तैयार करने की। तुम उसकी नौकर नहीं हो जो उसे तैयार करो, खुद तैयार हो जाएगी वह। अंदर चल रही कमलेश और माया की बातें बाहर खड़े रुपेश और उसके माँ पापा के कानों तक आ रही थी, इसीलिए कमलेश बाहर आ जाता है। कमलेश जी, हमारे बेटे रुपेश को आपकी बेटी कविता बहुत पसंद है और वैसे भी हम रुपेश के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसीलिए अचानक ही हमने आपको फ़ोन मिला दिया। कविता तो बहुत किस्मत वाली है जो उसके लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आया। हरि सिंह जी, आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं कमलेश जी, इंसान दिल से अमीर होता है। आपने अपनी बेटी कविता को जो संस्कार दिए हैं वह किसी धन दौलत से कम नहीं है। तभी कविता चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। कविता का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, हमें आपकी बेटी कविता बहुत पसंद है। अब हम तो जल्द से जल्द शादी करके कविता को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। रुपेश की माता पिता के मुंह से यह बात सुनकर कमलेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कविता आज एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। कुछ दिनों बाद कविता की शादी की तारीख निकल आती है और फिर एक दिन, माया, मैं देख रहा हूँ जब से कविता की शादी तय हुई है तुमने कविता से बात तक करना छोड़ दिया है। ये ठीक बात नहीं है माया। तुम ही अपनी बेटी की शादी करो, मैं इस शादी में कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी रुपेश के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना, पर तुम्हारी उस कविता ने सब काम खराब कर दिया। ये तुम गलत कर रही हो माया। कविता के लिए रुपेश के माता पिता खुद से रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों सौतेलापन कविता के साथ रख रही हो? तुम्हें तो उसकी सगी माँ के बराबर उसे विदा करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, वरना क्या बोलो तो मैं अभी यह घर छोड़कर जाती हूँ। कमलेश की बातों का माया पर कोई असर नहीं हुआ। कमलेश थोड़े बहुत पैसे को उधार लेकर अकेला ही शादी की तैयारियां कर रहा था। मेरी गुड़िया, मेरी परी कल विदा होकर चली जाएगी। ईश्वर तुम्हें जीवन की सारी खुशियां दे मेरी प्यारी बच्ची। पिताजी, माँ मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरा मन इस बात को लेकर बहुत दुखी है। मैं उनका आशीर्वाद लिए बगैर कैसे जा सकती हूँ? कमलेश और कविता की बातें माया सुन रही थी। वह मन ही मन ईर्ष्या से भर चुकी थी। मेरे रहते ये शादी कभी भी नहीं हो सकती। माया जलन से इतनी भर चुकी थी कि वह कविता को जान से मारने तक पर उतर आई थी और रात को माया ने कविता के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दिया ताकि सांप कविता को डस ले और कविता मर जाए। पर माया यह नहीं जानती थी कि बिस्तर पर कविता की जगह खुद की बेटी ऋचा लेटी है। कविता तो बाहर बालकनी में उदास होकर बैठी थी। माया सारा नज़ारा देख रही थी, पर जैसे ही वह ऋचा को करवट लेते हुए देखती है वह घबरा जाती है। ये तो मेरी बेटी ऋचा लेटी हुई है, तो फिर कविता कहाँ है? तभी कविता बालकनी से सांप को बिस्तर पर चढ़ता हुआ देख लेती है और वह चिल्लाते हुए उस सांप को पकड़ने के लिए हाथ आगे करती है। ऋचा बचो, तुम्हारे बिस्तर पर सांप है, बिल्कुल भी मत हिलना तुम। अपनी बेटी ऋचा को मुश्किल में देखकर माया अंदर आ जाती है। मेरी बच्ची ऋचा। माँ, आप घबराओ नहीं, मैं ऋचा को कुछ नहीं होने दूंगी। कविता सांप को पकड़ने लगती है ताकि ऋचा को कुछ ना हो। माया के आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। वह देख रही थी वह तो कविता को मारने आई थी, पर आज कविता ही ऋचा को बचा रही है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, ये सांप मुझे काट लेगा। दीदी, बिल्कुल भी मत हिलना ऋचा, मैं अभी इसे पकड़ती हूँ। कविता जैसे ही सांप को पकड़ने लगती है, सांप कविता के हाथों पर काट लेता है। तभी वहाँ कमलेश भी आ जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। कमलेश कविता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर समय पर कविता का इलाज कर देते हैं। कुछ देर बाद कविता को होश आ जाता है। कविता, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। अपनी सौतेली माँ को माफ कर दे। माँ, ऐसा मत कहो। बचपन से माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हें अपनी माँ माना है। कमलेश की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। अगले दिन कविता की बारात आने वाली थी।
माया और ऋचा मिलकर सारी तैयारियां पूरी करते हैं और धूमधाम से कविता और रुपेश की शादी संपन्न हो जाती है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।